Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So last class हमने आपका एनर्जी ऑफ फोटोन सब डिस्कस किया था, जो हमने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला था. सो बेसिकली जो एनर्जी ऑफ फोटोन हमने पहले जो मैक्स प्लैंक की मदद से जो क्वांटम थ्योरी की मदद से निकाला था, वो हमारी इक्वेशन कुछ थी E इज इक्वल्स टू व्हाट एच फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन था. फिर हमें पता चला लाइट मेड होता है टाइनी पार्टिकल्स से, और आपका लाइट साइमल्टेनियसली बिहेव करता है, उसके पास वेव नेचर भी होता है. तो लाइट अगर वेव है वो, तो उसके पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा, उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी, उसके पास वेलोसिटी होगी, और वो सब चीज़ होगी. तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. दैट इज वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी आप बोलो स्पीड ऑफ वेव, इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई व्हाट वेवलेंथ. ठीक है, और इससे हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला, दैट इज व्हाट v डिवाइडेड बाई व्हाट वेवलेंथ. एंड हमको पता है, हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी वेव्स होती हैं. हमारी लाइट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सब बिहेव करती हैं, गामा रेज, यूवी रेज. ठीक है, तो वहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम डील करते हैं, तो हम जो स्पीड ऑफ लाइट को, जो स्पीड ऑफ वेव को हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करते हैं. स्पीड ऑफ वेव v एंड c क्या है आपका, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है. तो हम v जो स्पीड ऑफ वेव है वो बेसिकली आपका बिहेव करता है स्पीड ऑफ लाइट की तरह. ठीक है, तो हम इस v की जगह पे c लिख सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो हमने f इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा v बाई लेमडा था, यहाँ पर हम c बाई लेमडा लिख देंगे. ठीक है, c बाई लेमडा. नाउ द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी इस इक्वेशन से आई थी, दैट इज व्हाट e इज इक्वल्स टू h न्यू और h f जो भी है, यहाँ पर पुट किया हमने. e इज इक्वल्स टू h f, f की वैल्यू आपकी c बाई लेमडा, तो c बाई लेमडा पुट कर दिया. और ये जो इक्वेशन बन गई, दैट इज e इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, जो कि वेवलेंथ है, दैट इज व्हाट एनर्जी ऑफ फोटोन. और यहाँ पर h जो आपका क्या है, ये बेसिकली आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो होती है आपको पता ही है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है, नाउ हमको जो मैक्स प्लैंक की जो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चल गया था कि लाइट जो होती है आपकी, ठीक है, वो क्या करती है, वो आपकी उसका वेव नेचर होता है, और वो वेव नेचर तो हमको पहले से ही पता था. ठीक है, और वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करती है. ठीक है, लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव करती है, क्योंकि लाइट बेसिकली टाइनी पार्टिकल से बनी होती है. ठीक है, उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, और उसी ने सबसे पहले, मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले बताया था कॉन्सेप्ट आपका, कि लाइट के जो पार्टिकल है वो आपके, लाइट जो है, जो कि नॉर्मली वेव माना जाता था, उसको बोला था कि उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है. तो बेसिकली उसने ये गवर्न कर दिया था कि जो लाइट है, ठीक है, वो आपका वेव नेचर भी देता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है. वेव नेचर हमको पहले से ही पता था, उसने बता दिया, पार्टिकल नेचर भी शो करता है. तो इसका मतलब ये कंक्लूड किया उन्होंने कि लाइट हैज डुअल नेचर, दो नेचर होते हैं लाइट के. वन इज व्हाट वेव नेचर एंड अदर वन इज पार्टिकल नेचर. और ये पार्टिकल नेचर का ही जो कॉन्सेप्ट था वो आपके मैक्स प्लैंक सर ने हमें दिया था. ठीक है, नाउ इसी टाइम पर साइमल्टेनियसली न्यूटन भी काम कर रहे थे. ठीक है, न्यूटन ने भी अपनी थ्योरी से डिस्कवर कर दिया था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है. न्यूटन अपनी थ्योरी पे काम करते, जो कि आपकी बुक में नहीं दी रखी है, बट मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ. उस टाइम पे न्यूटन काम कर रहे थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे काम कर रहे थे. ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे काम कर रहे थे. और कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसकी थी, लाइट की. तो उनके हिसाब से जो ये लाइट इज मेड अप ऑफ व्हाट कॉर्पस्यूल्स, एंड दिस कॉर्पस्यूल्स आर व्हाट, दे आर नथिंग बट स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. तो न्यूटन ऑल्सो हैज गिवन कॉर्पस्कुलर थ्योरी. क्या दिया था उन्होंने, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दे रखी थी ऑफ लाइट. किसके बारे में, लाइट के बारे में दे रखी थी. उसमें क्या कहा था, इन विच लाइट बिहेव्स एज व्हाट, लाइट किसकी तरह बिहेव करती है, लाइट बिहेव करती है आपके पार्टिकल की तरह. ठीक है, और ये या फिर ये बोल सकते हो, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्यूल्स. ठीक है, उसकी थ्योरी के हिसाब से लाइट आपकी पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है. और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो बनती है स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस्यूल्स. और वही उसकी थ्योरी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी उसकी. ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम. कॉर्पस्कुलर, दिस इज व्हाट कॉर्पस्कुलर. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ उसके बाद ये मैं एक चीज बता दूंगी, मैक्स प्लैंक के अंडर ही आपके क्या बोलते हैं, मैक्स प्लैंक अपने ये इस थ्योरी पे काम कर रहे थे. ठीक है, साथ में नील बोर. ठीक है, नील बोर के ही स्टूडेंट, उन्हीं के लैब में काम करते थे डी ब्रॉगली. ठीक है, उन्हीं के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट नहीं बोल सकते हैं, लैब में
लैब में उनके नीचे काम करते थे, जैसे रिसर्च लैब होती है ना, उनके जूनियर थे बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही लैब में वो लोग काम करते थे। डी ब्रॉगली ने, ये डी ब्रॉगली की एक हाइपोथेसिस दी। देखो, जब हाइपोथेसिस होता है तो एक उन्होंने सजेशन दिया, ऐसा हो सकता है। एक हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है एक सजेशन देना, कोई थ्योरी और कोई प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर दिया, एक हाइपोथेसिस दी कि ऐसा हो सकता है, एक सजेशन पुट फॉरवर्ड किया उन्होंने। उस सजेशन से क्या पता चला हमें, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने अभी तक आपका किसके बारे में, लाइट की बात चल रही थी, मैक्स प्लैंक ने आपकी लाइट के बारे में बात की थी, लाइट के बारे में बात चल रही थी, ठीक है, वेव और पार्टिकल नेचर शो किया। अब डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। नाउ जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। कितना स्मॉल है ये, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, राइट। एंड जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, 2.18 इंटू 10⁻6। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸। और ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, क्या है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन को इतना छोटा पार्टिकल जो कि दिखता छोड़ो, मतलब जो है वो भी नहीं पता चलता, ठीक है, और उसकी स्पीड इतनी तेज, देखो 10⁶ मतलब बहुत तेज स्पीड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल इतना छोटा है और उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो दिखता नहीं है, वो ऐसे से चला जाता है, तो उसका मतलब क्या है, ये एक तरह से वेव की जैसा बिहेव कर रहा है। उन्होंने ये एजम्पशन, एक हाइपोथेसिस दी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिकल है, हमें पता है, हमें पता चल गया था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, राइट। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है, उसका मास तो इतना कम है, बहुत छोटा मास है उसका, उसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा होती है। अगर कोई पार्टिकल जो कि बहुत छोटा दिखता तक नहीं है और वो बहुत स्पीड में जा रहा है, मतलब एकदम ऐसे से जा रहा है, ठीक है, तो वो एक तरह से वेव के जैसा बिहेव करेगा। वेव क्या होता है आपका, ऐसे से मूवमेंट, ऐसी तो होती है वेव के जैसा बिहेव कर सकता है। तो उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, इसलिए क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है वो आपका वेव की तरह करता है, ठीक है, बिहेव करता है। एंड इस पर्टिकुलर जो आइडिया डी ब्रॉगली ने दिया, ये इतना आगे चल के इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ पे लोगों ने गौर किया, ठीक है, और ये आइडिया से ये पता लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन भी अपने डुअल नेचर में रहता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है, एक तो पार्टिकल जो हमें पहले से ही पता था, दूसरा वेव नेचर। ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। एंड दिस, यही जो आइडिया था, डेवलप्स द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी आइडिया ने, डी ब्रॉगली की यही हाइपोथेसिस के आइडिया ने क्या डिस्कवर कर दिया, ये डिस्कवर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का दो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। एक होता है आपका वेव नेचर, दूसरा होता है आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है। उसके बाद डेविसन एंड जर्मर करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि डी ब्रॉगली ने ये हाइपोथेसिस दे दी थी कि शायद उन्होंने किया नहीं था एक्सपेरिमेंट कुछ, उन्होंने बस बोला था, हाइपोथेसिस दी थी कि शायद ये इलेक्ट्रॉन वेव की जैसा बिहेव करता है, वेव की जैसा बिहेव भी करता है। तो डेविसन एंड जर्मर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। किस पे, उस समय वो डिफ्रैक्शन पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे, डिफ्रैक्शन पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो जो डिफ्रैक्शन फेनोमेनन होता है वो बेसिकली, आपको मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी बस यही जान लीजिए कि जो डिफ्रैक्शन फेनोमेनन है वो बेसिकली क्या देती हैं, वो वेव्स देती हैं। क्या देती है, कौन देती है, वेव्स देती है, ठीक है। तो जो डेविसन और जर्मर की जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का उन्होंने डिफ्रैक्शन करा दिया, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न पे इलेक्ट्रॉन्स को किया, ठीक है। और उनके रिजल्ट से वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या किए, डिफ्रैक्ट हो गए। मतलब उन्होंने वो डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉलो किया, वो डिफ्रैक्ट हुए, और वो डिफ्रैक्ट हुए तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन आपके वेव नेचर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करते हैं। ये डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट ने बता दिया। उस समय ये दोनों डिफ्रैक्शन पे काम कर रहे थे, ठीक है, ये साइंटिस्ट डिफ्रैक्शन पे काम करते। तो बेसिकली क्या किया, मैं पढ़ देती हूँ। दे डिड डिफ्रैक्शन, क्या किया उन्होंने डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ओनली, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इज ओनली शोन बाई वेव। ये जो डिफ्रैक्शन चीज है वो वेव ही शो करती है। एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शोड दिस एक्सपेरिमेंट, और इलेक्ट्रॉन ने भी ये एक्सपेरिमेंट को शो किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो किया। हैंस उन्होंने प्रूफ कर दिया इलेक्ट्रॉन्स हैव व्हाट, वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर है, पार्टिकल तो वो पहले से ही था, उसके पास वेव नेचर भी है, तो मतलब डुअल नेचर कंफर्म हो गया। एज डिफ्रैक्शन इज ओनली शोन बाई वेव, क्योंकि उन लोग के जो ये डिफ्रैक्शन का जो इन लोग का पैटर्न था, जो इनका एक्सपेरिमेंट की मेन पॉइंट था, की पॉइंट ये था कि डिफ्रैक्शन
वेव शो करती है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन ने भी शो कर दिया डिफ्रैक्शन, तो वो भी वेव नेचर फॉलो करता है, ठीक है। नाउ ये चीज प्रूव भी हो गई। तो उस टाइम पे डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डी ब्रॉगली ने क्या किया, एज पर डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग डुअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एंड वेव नेचर, ठीक है। पार्टिकल होता है एक और वेव नेचर होता है, ठीक है। डुअल नेचर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, एक पार्टिकल एक वेव नेचर। इफ इट इज हैव वेव नेचर मीन्स इट हैज वेवलेंथ। अगर इलेक्ट्रॉन के पास, और हाँ अब कुछ डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले पे हमें ज्यादा इंफेसिस देना है। तो डी ब्रॉगली ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो होता ही है और वो वेव नेचर भी फॉलो करता है, डुअल नेचर होता है उसका। और अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर वो वेव नेचर शो कर रहा है मतलब उसके पास कोई वेवलेंथ होगी, इट विल हैव सम वेवलेंथ, राइट। एंड द पार्टिकल नेचर मीन्स व्हाट, अगर उसके पास पार्टिकल नेचर है तो उसके पास मास होगा। पार्टिकल का क्या होता है, मास होता है, मास होगा और वो मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी v, मूव भी कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट में वेलोसिटी v के साथ मूव करता रहता है। तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एज पर डी ब्रॉगले, ठीक है, ब्रॉगले या ब्रॉगली जो भी बोल सकते हो आप, एज पर डी ब्रॉगले इलेक्ट्रॉन इज हैविंग डुअल नेचर, ठीक है, दैट इज व्हाट पार्टिकल एंड वेव। इफ इट इज हैव वेव नेचर, उन्होंने कहा अगर इसका वेव नेचर है मीन्स इट हैज वेवलेंथ, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ भी होनी चाहिए। एंड अगर उसका पार्टिकल नेचर है तो उसके पास मास और वेलोसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास पार्टिकल नेचर तो पहले से ही था, वेव नेचर है मतलब वेवलेंथ होगी, पार्टिकल नेचर है तो मास है और मूव कर रहा होगा वेलोसिटी v से। तो उसने एक इक्वेशन स्टेट की, उसने एक इक्वेशन दी वेवलेंथ के लिए, जो कि हमारे अभी भी हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम बी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय व्हाट, m क्या है, m है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग और यू कैन से मूविंग, ठीक है, हो गया। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नाउ what happened after that, this equation is valid for all moving particle। ये उसने पहले तो इलेक्ट्रॉन के लिए बताई, उसके कुछ टाइम के बाद ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन सारे मूविंग पार्टिकल्स के लिए क्या होगी, वैलिड हो गई, ठीक है। सारे मूविंग पार्टिकल, जो भी मूविंग पार्टिकल, हम लोगों के लिए भी, कोई कार मूव करे, कोई बॉल भी मूव करे, जो भी मूविंग पार्टिकल है उस सबके लिए इक्वेशन वैलिड हो गई। मीन्स क्या कंक्लूजन हुआ, मीन्स ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। इसका मतलब ये बोल दिया गया कि जितने भी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसके पास डुअल नेचर होता है, ठीक है। हम भी पार्टिकल हैं, तो ये बोल दिया गया कि हम भी पार्टिकल हैं तो हम भी मूव कर रहे हैं, तो हमारा भी पास भी डुअल नेचर होगा, एक वेव नेचर होगा, एक पार्टिकल नेचर होगा। तो आप ये खुद ही सोचो कि हमारे पास वेव नेचर है, हम पार्टिकल हैं बट हमारे पास वेव नेचर है, क्या हम वेव के जैसे चले जाते हैं, नहीं। क्यों नहीं जा पाते हैं, उसका रीजन भी अब आपको बताएंगे।